वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह अपने ज़िंदगियों को आसान बनाते रहें और आपके साथ साथ जो लोग हैं उनकी भी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। अच्छा, ये बात करने का मकसद क्या था आज कि अपनी ज़िंदगी के साथ लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं आसानी सिर्फ अपने लिए ढूंढते हैं और जो हमारे आस पास लोग होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली में हो, चाहे हमारे कुलीग्स हो, चाहे जो भी XYZ कोई भी हो, हम उसके लिए आसानी नहीं ढूंढते, हम अपने लिए आसानी ढूंढते हैं। शायद वो हमारी आसानी की वजह से उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाए, पर हमें लगता है कि हमें सिर्फ अपनी आसानी ढूंढनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आप मुश्किलात से बाहर हो, आपको कोई मुश्किल पेश ना आए, तो कोशिश करें ये सब चीज़ें आप सबके लिए सोचें ताकि सबके लिए आसानी हो और सब खुश हो अपनी लाइफ में। क्योंकि जो लोग इन चीज़ों को सोचते हैं कि हमारा कोई अच्छा अमल किसी को खुश कर सकता है, हमारा कोई अच्छा अमल किसी को तकलीफ से निकाल सकता है, हमारी कोई अच्छी बात किसी को 2 मिनट के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट दे सकती है, तो आप यकीन करें ये सबसे बेहतरीन अमल होता है। उस शख्स में इंसानियत उस टाइम तक कायम रहती है जब वो दूसरों का दर्द महसूस करता है। जो लोग लाइफ में किसी का दर्द महसूस नहीं करते या किसी को तकलीफ में डालते हैं या किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या किसी की ज़िंदगी में मुश्किलात इस तरह की लेके आते हैं जिससे वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूत नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ों को इतना जहन पे ले लेते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कोई आपकी वजह से मुश्किल में आ जाए, तकलीफ में आ जाए, परेशानी में चला जाए, उसकी ज़िंदगी के कुछ दिन मुश्किल में आ जाए, तो आप यकीन करें कि ये आपके लिए सबसे मैं कहती हूँ बैड साइन है कि आपकी वजह से किसी को मुश्किल हो। और ऐसी चीजें बहुत सारी देखने को नजर आती है। खैर, इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। इस टाइम हमारे साथ जो कॉल पे मौजूद हैं उनसे हम बात करें कि कॉल पे हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं। आज उनसे हम थोड़ा अब मुल्क के हालात पे भी बात करेंगे, जिस तरह की महंगाई है उस पर भी हम बात करेंगे। उनका नाम है डॉक्टर शहबाज भट्टी। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। कैसे हैं आप? ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि एक जो इस टाइम हॉट टॉपिक है, मैं समझती हूँ कि हर दूसरा इंसान सारी चीज़ें भूल चुका है। अगर मैं कराची वालों की बात करूँ तो कराची वाले महंगाई के आगे ये भी भूल चुके हैं कि मौसम कैसा है, महंगाई के आगे वो ये भी भूल चुके हैं कि सड़कों का, गलियों का हाल क्या है, पानी घर में नहीं आ रहा है, गैस घर में नहीं है, बिजली घर में नहीं आती, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। इस महंगाई की वजह से हम और मुश्किलात भूल चुके हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये महंगाई क्या इसी तरह बढ़ती रहेगी या कुछ बेहतरी के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, आप जो बात कर रहे हैं कि हम सारी चीजों को, अपनी तकलीफों को भूल चुके हैं, वो हम सैलाब की बात कर रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम अपने बहन भाइयों को दुख तकलीफ में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपने दुख भूल चुके हैं। अभी तक जो मेरे नजदीक तकरीबन 33 मिलियन घर जो हैं वो सैलाब की नजर हो गए हैं और तकरीबन 8 लाख मवेशी जो हैं वो, और जो हल्का फुल्का था पिछले दिनों लगाया गया था तो 60 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हमारा हो चुका है। आप देखें इसमें जो मेजॉरिटी है, ये जो सैलाब से तबाही आई है, एग्रीकल्चर एरिया था आपका। हम तो पहले गंदम इंपोर्ट कर रहे थे, हम टमाटर भी इंपोर्ट अच्छा, कर आपकी रहे थे, चीनी आवाज भी थोड़ी इंपोर्ट। मुझे कम आ रही, थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप? जी अब आवाज ठीक आ रही है? जी हेलो। जी 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 बोलें। तो मैं बात कर रहा था, मेजर एरिया हमारा एग्रीकल्चर था। हम तो पहले एग्रीकल्चर आइटम जो लाइक चावल, गंदम, आटा, चीनी, टमाटर, अदरक, सारी चीजें हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे थे। अब चूंकि इन 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 इलाकों में सैलाब से जो खड़ी की खड़ी फसलें थी आपकी, वो भी तबाह हो गई। तो कोई तो ये कहे कि आने वाले दिनों में महंगाई कम होगी, वो मेरा ख्याल है गलत कह रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। अभी आप देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया गए थे, इंटरनेशनल अपने टूर पे हैं, तो वहां पे भी उन्होंने गंदम दरामद की बात की है, रशियन गवर्नमेंट से तेल की दरामद की बात की है। तो आप ये देखें कि आने वाले दिनों में गंदम महंगी होगी, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऐलान कर चुकी है। चीनी महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी डे बाई डे होती जा रही, बिजली नहीं आ रही वो कहता बारह, लेकिन बिल जो है वो दुगने तिगने होके आपके आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले 2-4 सालों में महंगाई कम होगी। ठीक है।
अच्छा, ये तो अभी देखिए सैलाब आया है तो ये बात हो रही है कि गंदम और ये सारी चीजें महंगी हो रही है। मैं सैलाब से पहले, क्योंकि सैलाब को आए हुए कोई 2 साल 3 साल तो हुए नहीं है ना, और आप महंगाई देख रहे हैं कि तकरीबन 4 साल से जो महंगाई बढ़ना शुरू हुई है वो अब तो टॉप पे चली गई है। ठीक है, ये तो चले, अब सैलाब आया है जो टमाटर आपको, क्योंकि गंदम जो है वो जाया हो गया और ये सारी चीजें, तो इस वजह से ये महंगी हो रही है चीजें, वो समझ आ रही है बात। पर इससे पहले ही महंगी थी, मैं उस पर बात करना चाह रही हूँ कि इतनी महंगाई जो कि काफी टाइम से हुई हुई है, जो कि कराची वाले, सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान पूरा सफर कर रहा है। तो ये कोई रीजन नजर नहीं आता कि सैलाब आने की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं इसलिए ये चीजें महंगी हो रही है, पर ये चीज तो सैलाब आने से पहले भी थी ना। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहले अब जो 3.25 साल गवर्नमेंट रही है उसकी आप पॉलिसीज के ऊपर नजर दुराएं कि सिवाय उन्होंने दावों के, बातों के, जलसों के अलावा कोई अमली काम किया हो तो हम कहें कि ठीक है महंगाई कम हुई। तो ये सारी चीजें तो जाहिर सी बात इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में होता ये है कि अगर आप आज को आप आने वाले 4-5 सालों में काम करें अच्छे तरीके से, फिर उसका रिजल्ट जो है आपको आगे मिलता है। तो जैसे उन्होंने एक पकड़ा हुआ था दावा जी, पिछले 75 साल से हम लोग जो है वो उसके अंदर पॉलिसी इस तरह की थी, इसलिए हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ठीक है, बात आपकी मानता हूँ, पिछले 75 या 70 साल से मुल्क के अंदर ऐसा ही चल रहा था, तो आपने पिछले 3.25 साल में या 3.5 साल में कौन सी ऐसी पॉलिसी मुरतब की थी, पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जिसकी बेस पर हम ये कहें कि ठीक है यार, पीछे मुल्क जो था वो खराब था लेकिन इन्होंने कुछ ठीक करने की कोशिश की। आप थोड़ा सा बीइंग एन एनालिस्ट जो है उसका जायजा लें इनकी पॉलिसीज का, तो मेरे ख्याल में इन्होंने मुल्क को तबाही के दाने में पहुंचा दिया। ठीक, उस वजह से ये कहते थे हमारे पास 200 इकोनॉमिस्ट की टीम है, लेकिन जो ही गवर्नमेंट में आए इनके 200 इकोनॉमिस्ट छोड़े, मुझे कहीं 2 ऐसे इकोनॉमिस्ट नजर नहीं आए कि जिसके ऊपर हम ये कह सके ठीक है यार ये 2 लोग काम कर रहे थे। हाँ, पिछली गवर्नमेंट में डॉक्टर सानिया निश्चित ही तो उन्होंने एक अच्छा काम किया था, उसको मेरे ख्याल में अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके अलावा बाकी तो सारी की सारी चीजें नेगेटिव में चली गई आपकी। ठीक है जी। अच्छा, थोड़ी सी बात हम इस पे भी करेंगे कि जब एक चीज होती है कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, अगर दुनिया भर में अगर आप बात करें महंगाई की, और साथ फिर पाकिस्तान में महंगाई इसलिए हुई है कि दुनिया भर में महंगाई हुई है, तो हम सिर्फ ये चीजें क्यों उठाते हैं दुनिया भर से कि जहां हमारा फायदा नजर आता है, हम ऐसी चीजें क्यों नहीं उठाते? क्या दुनिया भर में अगर महंगाई हुई है उनकी पर डे या वीक में उनको जो पेमेंट मिलती है क्या उसमें इजाफा नहीं हुआ होगा? अगर वो टैक्स देते हैं, क्या टैक्स के रिटर्न में उनको जो फैसिलिटीज है वो क्या प्रोवाइड नहीं की जाती? हमारे मुल्क में अगर महंगाई को फोकस करते हैं कि दुनिया भर में हुई है, तो पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है। दुनिया भर में लोग टैक्स देते तो उनको तो रिटर्न भी तो चीजें मिलती है ना, हमें टैक्स दे के क्या मिलता है? थोड़ा सा इस पे आप बात करें आज। हाँ जी बिल्कुल, आप बात ठीक कह रहे हैं। मैं आपको कुछ छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 2017 में मेरा बेटा फ्रांस में पैदा हुआ था, हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए, तो जब हमें मतलब कि उन्होंने हॉस्पिटल से फारिग करना था तो मैंने कहा जी बिल किधर? वो कहते हैं आप घर जाइए, बिल आपके पास पहुंच जाएगा, बिल की इतनी परेशानी नहीं है। उससे पहले मैं परेशान था तो मुझे डॉक्टर कहती है यू आर इन सेफ हैंड्स, डोंट वरी। मुझे ये बताएं कि वहां मैं भी टैक्स देता था और यहाँ पर भी टैक्स देता हूँ, क्या इस तरह का हमारा पब्लिक हॉस्पिटल या उसके अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉय है क्या वो पेशेंट के साथ इस तरह बात करते हैं? कतल नहीं करते। बल्कि पेशेंट जो है जब एक दफा हॉस्पिटल जाता है दुआ करता है कि या मालिक इसके बाद ना मैं हॉस्पिटल मुझे सेहत दें और ना ही मेरा कोई गिरदन के लोग जो वो हॉस्पिटल में, कितना हमने इन जगहों को दहशत ज्यादा बना दिया कि बंदा वहां दोबारा जाने से कतराता है। इसी तरह बाकी चीजें जो है मैंने वहां पे देखी, बल्कि चाइना में भी रिसेंट एक्सपेरिमेंट हुआ इसी बात के ऊपर कि कभी मैं सुना करता था 1960 के अंदर आई चंद्रीगढ़ रोड जो उसको सर्फ से धोया जाता था। अब तो आपके सामने सूरत है कराची की। मैंने वो चीजें अपनी आंखों से ये 2019 में चाइना का देखी हैं। चाइनीज गवर्नमेंट को मैंने शहरों की सड़कें धोते देखा, गाँव की सड़कें धोते देखा है। वो टैक्स लेते हैं तो अपनी आवाम को वो रिलैक्स भी या रिलीफ भी इतना ही देते हैं। हमारे यहाँ ज्यादा वाला हो क्या रहा है कि आप बिजली के बिल की बात कर ले, अभी जो बिल आए लोग बेचारे रो रहे हैं, उनको यही समझ नहीं आ रही लोगों को कि ये कौन सी कैलकुलेशन है जिस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर इन्होंने इतने ज्यादा बिल हमसे वो चार्ज कर रहे हैं। तो हर जगह पे चोरी हो रही है, चाहे बिजली चोरी की बात हो, चाहे वो ईमानदारी चोरी की बात हो, चाहे वो टैक्स चोरी की बात हो। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो आवाम को रिलीफ कहां से मिलेगा? महंगाई लोगों के ऊपर जब वो बिल्कुल वो काट रही है। आप क्या करेंगे, पार्लियामेंट के लोग जो हैं उनको टूल टैक्स माफ कर दें। ये पार्लियामेंट के लोगों को हमने सिलेक्ट किया है तो वो उनको भी आम आदमी की तरह एक टूल टैक्स है वहां पर टूल पे करना चाहिए। क्या जब हमने इनको सिलेक्ट किया तो ये ऊपर से होके आ गए कि जब वाला इनको हर तरह की इनको रिलीफ दिया जाए, इनको पेट्रोल भी फ्री दिया जाए, इनको घर के जो बिजली के बिल है वो भी इनको फ्री दिए जाए और हर तरह की छूट इनको दी जाए, तो आवाम बेचारी किस तरफ जाए? अच्छा, बात ये है कि जो आपने बात की कि मैं ये कहती हूँ कि
अगर किसी भी मुल्क में कोई पॉलिसी बनती है तो क्या वो वहाँ की आवाम और सारी चीजें देख के पॉलिसी नहीं बनती? क्या पाकिस्तान की आवाम किस लेवल की है, वो क्या कमा रही है, या उनका क्या तरीकेकार है, क्या सिस्टम है, किस क्लास के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं, क्या उस हिसाब से पॉलिसी नहीं बनती? अगर आज पेट्रोल के रेट या XYZ किसी भी चीज के रेट, या मैं बिजली के बिलों की भी बात करूंगी, इस पे भी अगर टैक्स लग रहा है और इतनी इतनी चीजें, क्या हमें नहीं पता कि एक गरीब बंदे की यहाँ कम से 20,000 या 15,000 सैलरी, अगर उसका रेंट का घर है तो वो 15-20,000 25,000 अगर बिल कहाँ से देगा? तो सिस्टम बनाने के लिए जो लोग बैठे हुए होते हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं, क्या आया उनको नहीं पता? वो पाकिस्तान में नहीं रहते, या पाकिस्तान का क्या सिस्टम है उन्हें नहीं पता? इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ख्याल में हमारी से पहले भी आपने एक प्रोग्राम में ये बात हुई थी। देखें, आप जब ये बात करेंगे कि ये फलां बंदा जो बाहर से पढ़ के आया है तो वो बहुत इल्म जानता है, यहाँ जो यूनिवर्सिटियां खुली हैं, यहाँ के जो प्रोफेसर हैं, यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, इसका मतलब आप उनको नलीफाई करें, उनको कुछ नहीं पता। मैं एक छोटी सी बात करूँ, हम चाय पीने वाले, पान खाने वाले लोग हैं, तो हमें कोई लोकल बंदा जो है वो हमारे दुख दर्द को मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छे तरीके से समझेगा और उसके ऊपर अमल दरामद भी करेगा, करवाएगा भी। अब एक बंदा वो एसी में बैठा हुआ है, तो वहां एसी के अंदर बैठ के मुझे बताइए, तो एक बंदा जो धूप में जल रहा है उसके बारे में पॉलिसी कैसे बनाएगा? तो हमें थोड़ा सा ये भी जरा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अब चाइना में बोला क्या है, चाइना में ठीक है, वो बाहर का टैलेंट जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको अपने मुल्क के अंदर वो अट्रैक्टिव पोजीशन के ऊपर रखा हुआ। लेकिन चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट ने हर वो प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट का, वो प्रोफेसर के पास आ रहा है। प्रोफेसर उसके ऊपर अपनी राय दे रहा है, प्रोफेसर उसके ऊपर अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, प्रोफेसर उसके ऊपर अपने एक्सपर्टीज को यूज करके गवर्नमेंट को पॉलिसी सजेशन दे रहा है। अब ये कह लें कि जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन उसमें प्रोफेसर कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप ये देखें कि आपके मुल्क के अंदर क्या प्रोफेसर को आपने पॉलिसी इंप्लीकेशन या पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व किया हुआ है? कतई इन्वॉल्व नहीं किया हुआ। आपने प्रोफेसर को नंबर गेम में डाला हुआ है, ठीक है, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को जेल में भेजते हैं, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को अदालत के सामने हथकड़ी लगा के पेश करते हैं, ये आपका ही मुल्क है जहां प्रोफेसरों को एहतजाज के दौरान डंडों से मारा जाता है। मैं वहां चाइना में था, तो मैं ऐसे, मुझे कोई टैक्स का मेरा मामला था, तो मैं वहां गया, तो मैंने उनको बताया कि मैं प्रोफेसर हूँ। बिलीव मी, वो बंदा वहां से उठ के 2 किलोमीटर मेरे पास आया, उसने कहा जी असल में आपकी जगह यहाँ थी, तो यहाँ आपने आना था, तो आप प्रोफेसर हैं, तो हमें बड़ी खुशी है कि हम माशाल्लाह पाकिस्तान से हैं, तो आप हमारी कौम को सर्व कर रहे हैं। ये पढ़े लिखे बंदे की बात बता रहा हूँ। आम आवाम में भी मैं जब किसी को बताता था प्रोफेसर, तो बहुत बड़े बड़े खुश होते थे। आप यही तारों को जो अपनी सोसाइटी में देखें तो आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। ठीक। अच्छा, आपने ये बात की कि जो एसीयू में बैठते हैं उनको क्या पता कि धूप में जलने वाले के लिए कितनी मुश्किलात है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या धूप में जलने वाला एक गरीब बंदा, मैं अगर नीचे से ही बात स्टार्ट करूँ, MNA MPS किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए, कैंपेनिंग करने के लिए भी क्या आया उसके पास इतना बजट होता है? किसी गरीब आदमी को इतनी फैसिलिटीज दी जाती है कि वो इस लेवल पे जाए? गरीब आदमी तो एक इलेक्शन नहीं लड़ सकता, चाहे वो किसी भी सीट के लिए हो, तो कैसे कोई गरीब आदमी आगे बढ़ सकता है? सिस्टम कैसा है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ, लेकिन ये जब पॉलिटिकल पार्टीज है, ये कैसे लगी डेमोक्रेसी है हमारे अंदर, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी आएगी तो मेरे ख्याल में एक गरीब आदमी जो है वो नीचे से ऊपर जा सकता है। उससे उसके लिए जो शर्त जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर देखें डेमोक्रेसी है ही नहीं है, वो नस्ल दर नस्ल चीजें आपकी चलती आ रही हैं। बाहर जो होता है, आप बाहर के आप देखें गवर्नमेंट में, वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है उनके पॉलिटिकल लीडर जो है वो जीरो से शुरू करते हैं। चाइना के अंदर जो चीजें शुरू हो रही है वो जीरो से और कॉलेज लेवल से शुरू होती हैं। वो इस तरह से बंदा कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पर आगे आके पक्के के ऊपर आता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है ही नहीं कि बाप ने इलेक्शन हारा, ठीक है, वो पार्टी चेंज होगी, ठीक है, बेटे को दूसरी पार्टी में खड़ा कर दो, वो इलेक्शन जीत के बस अल्लाह खैर सलाह, यही चीजें चल रही हैं अपनी सारी। इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर फिर मैं नहीं समझ रहा कि ये लोग जो है ये अवाम के लिए उस तरह से सोचेंगे जिस तरह सोचना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, ये बताएं कि किसी भी मुल्क में उसकी एजुकेशन और उसकी हेल्थ जो है वो बेसिक किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क में हेल्थ और एजुकेशन का जो सिस्टम है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको नजर आ रहा है। कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो वो बच्चा फिर कहाँ आपको नजर आता है, वो आप देख सकते हैं क्या सिस्टम है। फिर उसके साथ अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, तो वो जो बीमार नहीं होता, जो साथ गया हुआ होता है, वो भी बीमार हो जाता है। तो मुझे बताएं, ये 2 चीजें जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है उसकी क्या सूरत हाल है? जरा आप अपने अल्फाज में बताएं कि ये आपको लगता है कि किसी भी मुल्क में इस तरह का हेल्थ और एजुकेशन का कोई सिस्टम होता होगा जो हमारे पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो तो आप पर कैपिटा एजुकेशन मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 55 रुपए हैं, हेल्थ के जो पर कैपिटा में 65 रुपीज हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में किसी हिस्से में इस तरह होता होगा कि हमने तो कभी भी एजुकेशन या हेल्थ को प्रायोरिटी समझा ही नहीं है।
और ये वो दो चीजें हैं जो जाहिर सी बात है, अमीर क्या, मिडल मैन क्या, और जो लोअर मिडल है या गरीब बंदा है, ये दोनों चीजें कंसर्न है उसके साथ। तो इन्हीं दो चीजों से हमने पूरी कौम पे महरूम रखा और हमारा आज ये हाल है। आप देखो, छोटा सा मुल्क है इसराइल है, छोटे छोटे मुल्क है जहाँ से जनाब वो साइंटिस्ट, जनाब वो इनोवेटर्स, पता नहीं पेटेंट राइटर्स, बहुत सारी चीजें जो आ रही हैं। हम देखेंगे, हम 22 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। हमने आज तक कौन सी ऐसी बड़ी इनोवेशन की है जिसके ऊपर हम फख्र कर सकें? क्योंकि आबादी बड़ी है, ठीक है, आबादी के साथ एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर तवज्जो की जाती, तो इसी आबादी से आपके अच्छे साइंटिस्ट भी पैदा होने थे, इसी आबादी से आपके अच्छे पॉलिटिशियन भी पैदा होने थे, इसी आबादी से अच्छे आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर, ये सारे पैदा होने थे। तो देखिए, आपने जब ये दो बेसिक राइट्स जो थे इन लोगों के, उसी को ऊपर आपने कदगन लगा दी है, ये उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार दी है। तो मुझे बताएं, कहां से पढ़े लिखे लोग या कहां से एक्सपर्ट लोग हैं वो आपकी कौम पैदा करेगी? तो जाहिर बात है, आपको बाहर के लोगों को रिलाई करना पड़ेगा, और बाहर के लोगों पर आपने रिलाई किया है, वो देखिए आपके मुल्कों ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो मेरा ख्याल था कि गवर्नमेंट को, जैसे हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो कहते हैं कि मैं एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर पूरा जोर दूंगा। आप देखें, उन्हीं के 3.5 सालों में या 3.25 सालों में जितना बुरा हाल एजुकेशन का या हेल्थ का किया गया है, मेरा नहीं ख्याल उससे प्रीवियस किसी गवर्नमेंट ने इतना बुरा हाल किया हो। तो हम अपनी प्रायोरिटी भूल जाते हैं जब हम पावर में आते हैं। अच्छा, आप मुझे एक चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, जिस तरह की लैंग्वेजेस ये यूज होती हैं जलसों में, जिस तरह से ये जब आते हैं स्टेज पे, XYZ, मैं सारे सबकी बात कर रही हूँ, पर कुछ चंद एक आध ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऐसी होती है जो मेरे हाल से सुनने के काबिल नहीं होती, और एक दूसरे पे जिस तरह के इल्जामात होते हैं और जिस तरह से बातें की जाती हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब हमारा हुक्मरान जो हमें हमारे मुल्क को लेके चलता है, जब उसकी लैंग्वेज ऐसी होगी, जब वो उसे इतनी समझ नहीं होगी कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। अगर सादा अंदाज में कहूँ, सादा अल्फाज में कहूँ कि घर में माँ बाप, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेके चलते हैं और पालते हैं, मैं समझती हूँ हुक्मरान भी वही जगह रखते हैं, अगर वो माँ बाप वाला दिल रखे और बिल्कुल ईमानदारी से आवाम को लेके चले। तो जिस तरह से माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत के लिए अल्फाजों का चुनाव बहुत अच्छा करते हैं, इनके अल्फाज आप देखते हैं कि इतने बेहतरीन अल्फाज और इतने अच्छे अल्फाज होते हैं, जिस तरह से वो एक दूसरे पर बात कर रहे थे, जिस तरह के वो इल्जाम लगा रहे थे, जो वो चीजें कर रहे होते, वो जिस तरह से, मैं किसी एक इंसान की बात यहाँ नहीं कर रही, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, जिस तरह से किसी भी दूसरी पार्टी की औरत या मर्द के लिए जो अल्फाज चूज किए जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि ये हमारे मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला सकते हैं या बेहतर कोई अमल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। देखें, वालिदैन जब हम बात करते हैं, वालिदैन अच्छे अल्फाज का चुनाव इसलिए करते हैं कि वालिदैन एक नस्ल को पाल रहे होते हैं, अपनी औलाद को पाल रहे होते हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर होता है पूरी कौम को पाल रहा था, पूरी कौम का जो कैरियर है उसको संवार रहा था, पूरी कौम के करैक्टर को तमीर कर रहा होता है। तो अगर मैं भी ढके छुपे लफ्जों में बात करूं, मैं तकरीबन 2018 से, उससे पहले 2014 से जो चीजें देखता आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि सारे शैतान हैं हम लोग, और हमें तमाशबीन बना दिया गया है, और हमें इस कदर तमाशबीन बना दिया गया कि हम कहते हैं कि ठीक है, हर रोज को नया से नया तमाशा होना चाहिए, तो ताकि हमारी जो है ना वो ज़हनी तस्कीन वो होती रहे। क्योंकि हम तो जो रियल फैक्ट्स थे या रियल जो आस्पेक्ट से लाइफ के, उससे बिल्कुल दूर हट गए और दूर हमें हटा दिया गया है। आप मुझे बताइए कि ये लोग जब टीवी पर बैठ के गालियां निकालेंगे, और अब तो तकरीरों को गालियां देखें वो चल रही हैं, और बड़ी मजे की बात यह है कि हम उस पर भी तालियां बजा रहे हैं, किसी की बेइज्जती हो रही है हम उसके ऊपर भी तालियां बजा रहे हैं, जो बंदा बेइज्जती कर रहा है हम उसको भी तालियां बजा रहे हैं। तो मिलकर इतना सोसाइटी को पोलराइज कर दिया गया है कि हमें अच्छे और बुरे की तमीज ही भूल गई है, और हमें सिर्फ एक ही चीज से घर से बस हम क्लैप करें या बस हम खुश हों। तो ये जो पिछले 2014 जैसे बात कर रहा हूँ, मतलब उससे पिछले 2011 में चले गए, ये PTI का पहला जो उन्होंने जलसा किया था लाहौर के अंदर, अब आपको याद, उसमें ये हमारे इमरान खान साहब ने कहा कोई नवाज, बिलीव में मैंने उस दिन ये सोच लिया था कि अब इन लोगों की जो कदर है ना दिल में वो खत्म हो गई है, कि जब ओए का लहर शुरू हो गया, आपके इतने फॉलोअर्स हैं, तो वो भी फिर इस कमरे से चीजों को ओए कह के बुलाएंगे, और आप देखेंगे आपकी यूथ जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, हम बड़े फख्र से कहते हैं यंग पाकिस्तान। आप यंग पाकिस्तान की मोरालिटी जो है वो चेक करें कितनी गिर चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि हमें तो अपनी कौम का जो मॉरल लेवल है उसको ठीक करने में 30 से 40 साल लगेंगे, ये जितना पिछले 8-10 साल में तबाही हो गई है। ठीक है जी, मुआशरे की।
ठीक है जी। अब क्योंकि हमारा थोड़ा सा काफी माशाल्लाह कोशिश की है कि डिटेल में बात करें और थोड़ी थोड़ी बात हर टॉपिक पे करने की कोशिश की है, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो हमारे कराची के हालात पे हो, चाहे वो लाइट के जो ओवर बिलिंग हो रही है उस पर भी बात की कोशिश की कि हर चीज पे मैं आपसे जरूर बात करूं। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। डॉक्टर शहबाज भट्टी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, आज हमने बात की कराची के हालात पे भी कोशिश की बात करते हुए, सैलाब की वजह से जो प्रॉब्लम्स अभी फेस करनी पड़ी है, जिस तरह से जो है वो आप देखें, अगर गंदम के रेट देखें, अगर आप सब्जियों के रेट देखें, सारी चीजें क्योंकि फसलें तबाह हो चुकी है उसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। वो चीजें समझ आती है जब इस तरह के डिजास्टर होते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। पर जो हालात आज 3 से 4 साल से पाकिस्तान में चल रहे हैं, जिस तरह से हर चीज बढ़ती हुई नजर आ रही है, महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहां तक जिसके हाथ में ये डोर होती है कि जो मुल्क को लेके चले, जो इस महंगाई के ऊपर काबू पाए, वो आके तकरीर में कहता है कि ये कैसे हो गया, इसको नहीं होना चाहिए था। मतलब हम आवाम में ये सोचते हो कि हम इतने बेवकूफ हैं, हम ये क्यों नहीं समझते? अगर इस सीट पे बैठ के बोलना मेरा काम है और मैं ये कहूं कि मैंने बोला तो है पर मैंने ऐसा क्यों नहीं बोला, मतलब ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, तो लोग कहेंगे कितनी बेवकूफ है। जब इसके पास पावर है, यहां बैठ के वो हक सच की बात कर सकती है, वो अपने गेस्ट से बहुत अच्छे से बात कर सकती है, तो आया उसने क्यों नहीं की? तो ये हमें समझ होनी चाहिए कि कौन सा काम किसका है और कौन कर सकता है वो काम और कौन नहीं कर रहा। जब हम ये सारी चीजें समझ जाएंगे कि हमारी डोर किसके हाथ में है और कौन इसको खींच रहा है और कौन हमें किस तरफ लेके जा रहा है, तो आप यकीन करें हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हमारे हाथ में होगा, ना कि दूसरों के हाथों में। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। और आप जो है जिस तरह से ये सिलसिला सैटरडे संडे होता है कि मैं सुबह आपके साथ लाइव होती हूँ और हम अपने शो पे कोशिश करते हैं मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट भी हों और आपसे बात भी हो। और जब गेस्ट हमारे साथ मौजूद नहीं होते तो कॉल पे हमारे साथ मौजूद होते हैं। जैसे कि इस टाइम हमारे साथ कॉल पे मौजूद है तज्जियाकार है, उनका नाम है चौधरी मोहम्मद अकमल। उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। जी अब सही आ रही है? जी जी, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, सैलाब से अब किस तरह की सूरत हाल है? अब कुछ बेहतरी आई है? वहां पे पानी खुश्क हुआ? सिंध के जो जिन जगहों पे, क्योंकि मुझे जो खबर है वो तो ये है कि पानी अभी भी वहां मौजूद है, तो आपका क्या कहना है? आपने जो अपना तज्जिया किया है या जो देखा है, तो आपको क्या लगता है कि बेहतरी आने में या मुकम्मल सारी चीजें ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए अभी अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी हम्म। तक तो जो था ना वो पानी आ रहा था। अब जो है वो पानी आना खत्म हुआ है। तो जो हम कहते हैं ना कि पहले हम जो इमरजेंसी की सिचुएशन थी या जो रेस्क्यू की सूरत हाल थी वो थी, अब वो खत्म हुई और अब जो है इनको रिहेबिलिटेट करना है। हम्म। नाउ द एक्चुअल एग्जाम जो है ना, हमारा एग्जाम है, जो हमारा इम्तिहान है असल में, वो तो हम्म। अब शुरू हुआ है। पहले तो उनको बेचारों को सिर्फ और सिर्फ पानी से बचाना था कि पानी जो आ रहा है उस पानी को किस तरह रोका जाए, उसको किस तरह से हम्म। ड्रेन किया जाए। अब जो पानी आना था वो आ चुका, जो निकलना था वो निकल चुका और जो वहां खड़ा हुआ है वो हम्म। खड़ा हुआ है। और जो खड़ा हुआ है उसकी पोजीशन कुछ इस तरह से है हम्म। कि दादू शहर जो है वो शहर नहीं है, वो एक झील की सूरत जो है वो इख्तियार कर चुका है। हम्म। तो अब उस झील और वहां पे बसें नहीं चल रही, वहां पे किश्तियां चल रही हैं, लोग किश्तियों पे आ जा रहे हैं। और जो जो वहां के रिहायशी हैं वो सड़कों के किनारे खेमे लगा के आबाद हुए हुए हैं। अच्छा, उन खेमों के ऊपर जो है ना, अब मसला ये आ रहा है कि आगे आपको पता है कि सर्दियां शुरू होने वाली हैं। इनफैक्ट सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। ये तो हम कराची में तो हमें पता नहीं चलता, वरना आप ये कराची से थोड़ा सा बाहर निकले तो रात को अच्छी खासी ठंड लगना शुरू हो जाती है। तो अब जैसे जैसे आगे के टाइम आएंगे, आगे का टाइम आएगा तो उसमें ना सिर्फ ये कि उनको खुराक पहुंचानी है बल्कि उनको सर्दी से भी बचाना है, क्योंकि वो बिल्कुल अब इस वक्त सड़क के किनारे आबाद है।
मतलब जो भी ऊंचा कोई टीला नजर आ गया तो वहां बैठे उनके पास छत नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, तो अभी तो उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रोसेस शुरू हुआ है। तो ये इम्तिहान एक लंबा इम्तिहान है, ये 1-2 दिन की बात नहीं है। कम से कम जो है, जो एक अंदाजे के मुताबिक मुकम्मल तौर पे पानी को ड्रेन होने के लिए 5 से 6 महीने लग सकते हैं। तो और हुकूमत को इस वक्त बिल्कुल पता नहीं, उन्होंने शुरू शुरू में तो बड़े जो है ना वो हेलीकॉप्टर के ऊपर फजाई दौरे कर लिए, और उसके बाद जो है वो जमीन पे भी जाके फोटो सेशन कर लिए, 2-4 जो है ना वो गरीबों के सर पे हाथ रख लिया, और पता नहीं उसके बाद जो है वो ना कहीं टेंट नजर आ रहे हैं, ना कोई खाने पीने की इमदाद नजर आ रही है, और जो जहाजों के जहाज आ रहे हैं ये पता नहीं बरमूडा ट्राइएंगल है, कहाँ गायब हो रहे हैं वो जहाजों के जहाज, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं ऑन ग्राउंड गया हूँ, आप यकीन करें ऐसे ऐसे देहात मौजूद हैं जहाँ पे किसी ने आकर उनका हाल तक नहीं पूछा। तो आप अल्लाह ना करे, इस वक्त जो सिंध की सूरत हाल है ये कोई बहुत बड़े इंसानी अलमिया को जन्म दे सकती है, इतनी बुरी सूरत हाल है। और फिर हमारे जो है ना वो रिपोर्टरों को जो है ना, और ये हमारे मीडिया को फुर्सत ही नहीं है जो है ना वो लगे हुए सियासी पस मंजर, और फलाना जलसा दिखा दिया, ढिमकाना जलसा दिखा दिया, फलाने के दौरे दिखा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। तो भाई यहाँ के लोगों को आप लोग जो है ना हाईलाइट करो, इनकी इमदाद करो, और बिल्कुल जो ऑन ग्राउंड तंजीमें भी जो काम कर रही है ना, उन बड़ी बड़ी जो रेनोल्ड और मुस्तकिल मिजाजी से काम करने वाली तंजीमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो कंसिस्टेंसी से काम करती हैं वही ऑन ग्राउंड इस वक्त काम करती हुई नजर आ रही है। जो फसली बटेरे और छोटी मोटी एनजीओज और ये जो उठी थी ना, इन्होंने तो अपना अपना माल बटोरा है, कुछ 2-4 बांटे हैं, बाकी जेब में डाल के रफू चक्कर होना शुरू हो चुके हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बड़े सीरियस किस्म के गंभीर मसाइल हैं। इसके ऊपर हुकूमत वक्त को, खासतौर पर सिंध हुकूमत को फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए, और इनकी इमदाद का एक ठोस लाया अमल जो है वो मुरतब करना चाहिए कि किन इलाकों को किस तरीके से इमदाद दी जाएगी, किन इलाकों पर किन इलाकों को प्रायोरिटी वाइज सेट करना चाहिए, और उसके बाद एक सिस्टम जो है ना वो हो जाना चाहिए अगले 3 से 4 महीने का, कि किस इलाकों को कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का क्या प्रोसीजर होगा, टेंटों की क्या सूरत हाल है, उसके बाद उनको जो खाने का जो है वो किस तरह पहुंचाया जाएगा, और सर्दी से किस तरह बचाया जाएगा। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, एडॉक बेसिस के ऊपर नहीं होगा कि ये फलाने वजीर ने दौरा किया, उधर 4 कंबल बांट दिए, फलानी जगह पे किसी दूसरे मिनिस्टर ने दौरा किया तो उसने वहां पे जाके 4 गंदम के थैले बांट दिए, आटे के थैले बांट दिए। तो ऐसा इस तरह काम नहीं चलेगा, ना फोटो सेशन से काम चलेगा। हमें अगर वाकई उनसे हमदर्दी है तो जेन्युइन तरीके से जो नेचुरली जाके उनकी मदद करनी चाहिए, उनके सर पे हाथ रखना चाहिए। हमारे पाकिस्तानी बहन भाई है, कुछ उन लोगों का ख्याल करना चाहिए। अगर हम लोग इनका ख्याल नहीं करेंगे तो कल को हमारे ऊपर भी ये वक्त आ सकता है। आपका क्या ख्याल है, क्या अगर उन लोगों के ऊपर सैलाब जैसी आफत आ सकती है तो कराची में क्या सैलाब नहीं आ सकता, या पाकिस्तान के किसी दूसरे एरिया में सैलाब नहीं आ सकता, खुदा ना खास्ता जल्जला नहीं आ सकता? तो ऐसी सूरत में ये बेचारे भी तो मदद करने आएंगे ना। इन लोगों ने तो मतलब ये थोड़ी देखना है कि हम यहाँ हैं या वहाँ हैं या ठीक। कहाँ पे अच्छा, रह रहे हैं। मैं यहाँ एक चीज भी आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, जो इतनी ज्यादा इमदाद हुई है, चाहे वो किसी लाइव सेशन जो कॉल्स पे हुआ हो उस पे इमदाद हुई हो, चाहे गवर्नमेंट को इमदाद मिली हो, उस इमदाद का क्या सिस्टम बन रहा है, क्या पॉलिसी है, किस तरह से सारी चीजें की जाएंगी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कोई सिस्टम ही नहीं है ना। और हम्म। इमदाद भी जो मिल रही है, चाहे वो टेलीथॉन हो या मैराथन हो या कोई भी थॉन हो, हम्म। जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपको बातों की जुबानी जमा खर्च की हद तक नजर आ रही है। चाहे वो हुकूमती इमदाद, हुकूमती सतह के ऊपर कोई इमदाद हो, ठीक है ना, या अगर अपोजिशन है या पीटीआई है, तो वो जो भी है पर नजर आ रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ना वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक है। हम्म। लेकिन एक सिस्टमेटिक वे में कहीं पे भी काम नहीं हो रहा। एक सिस्टम होता है ना, जैसे बैरूनी ममालिक में भी आफात आती रहती है, ऐसी बात नहीं है। जापान जो वहाँ पे तो जलजले रूटीन है, एक मामूल की बात है वहाँ पे। तो उन लोगों ने अपने सिस्टम को ही अकॉर्डिंगली डेवलप किया हुआ है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया हुआ है कि उन लोगों को इतने मसाइल नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे अगर ये कुदरती आफत आ चुकी है तो इसका कोई सिस्टम बनना चाहिए ना,
के मरहलावार कराची से बाकायदा जो है ना वो हुकूमत की सरपरस्ती पे है, जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है वो उन इलाकों को आइडेंटिफाई करें, कौन से एरियाज हैं, कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन अफेक्टेड है, कितने लोगों को खेमे चाहिए, कितने लोगों को जो है ना वो खुराक हमने पहुंचानी है, आगे सर्दियों से कितने लोगों को बचाना है और उनको किस तरीके से इमदाद पहुंचाई जाएगी। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में होंगी। ये अगर आप एनजीओ को छोड़ेंगे तो एनजीओ का तो मतलब उन्होंने तो अपने तरीके से काम करना है ना, तो इट शुड बी ए सेंट्रलाइज्ड सिस्टम कि जहाँ पे ये सारा डेटा गैदर हो रहा हो और उस डेटा के थ्रू जो है ना, चाहे वो इमदाद करने वाले हों या इवन हुकूमत हो, तो उस डेटा के बेसिस के ऊपर जाके वर्क करें। ये ना हो ना कि पता चल रहा है कि अगर कोई इमदाद सो कॉल थोड़ी बहुत दे भी रहा है तो वो किसी एक ही जगह पे जा रही है। अब क्योंकि हमारे यहाँ ये भी देखा गया ना कि बहुत दूर दराज जो है कि वहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा, वो जाते हैं ट्रक व्रक लेके तो नजदीकी इलाकों में इधर उधर करके वो कर जाते, तो वो बेचारे तो उनको तो मिल जाता है चलो, लेकिन वो जो दूर दराज है जैसे जैकबाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, कंदकोट है, कश्मीर है, ये इलाके ऐसे हैं जहाँ तक रसाई जो है वो बहुत जो है ना वो रेयर है और ये बड़े रिमोट एरियाज हैं और ये वो एरियाज है जहाँ पे शायद कैमरा भी ना पहुंचा हो। तो इनको बाकायदा कवर करना और इन तक जो है ना वो पहुंचाना खुराक और इनको सर्दियों से बचाना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और एक एक गई हुई जान का जो है ना वो क़यामत वाले दिन इन हुक्मरानों के गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर था कि हम लोग सर्दी से ठठर के मर गए, हमारा क्या कसूर था कि हम जो है ना वो भूख से मर गए, हमारा क्या कसूर था कि हमें कपड़े नहीं मिले, हमें टेंट नहीं मिले, क्यों? मतलब यहाँ पे जो जो पोश एरियाज में रहने वाले हैं या हुकूमत को जो गुजरा है उनको प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, उनके कुत्ते भी जो है ना इम्पोर्टेड फूड खाते हैं, उनके जो है वो जानवरों तक के लिए जो है ना वो एसी लगे हुए हैं और ये बेचारे वहाँ पे सर्दियों में ठिठर ठिठर के अब क्या मरने के लिए हमने छोड़ना है इनको। तो बातों की हद तक तो बहुत कुछ है और जुबानी जमा खर्च के लिए हर एक मिनिस्टर ने फोटो सेशन किया हुआ है। आप किसी बात करें तो वो भी मैंने फलानी जगह का दौरा किया, भाई तुम्हारे दौरे को हमने आग लगानी है क्या? दौरे ना करो, तुम यहाँ पे बैठ के कंट्रोल करो, मैनेजमेंट करो, चीजों को वहां तक पहुंचाओ। दौरे करने से क्या होता है? अब इन लोगों ने नया सिस्टम एक बना लिया, सब ने चाहे वो कोई भी वजीर हो या कोई भी इवन पर्सनालिटी हो, सेलिब्रिटी हो, कुछ भी हो, वो जाते हैं जाके उधर गरीबों बेचारों के साथ दो चार फोटो खिंचाते हैं, उसको सोशल मीडिया के ऊपर मतलब अपने अपने लेवल के मुताबिक कोई सोशल मीडिया के ऊपर उसको प्रमोट कर रहा होता है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलवा देता है, किसी तरीके से हर एक उसको इनकैश कर रहा है। लेकिन जो एक्चुअली उन लोगों की इमदाद करनी है वो ऑन ग्राउंड नहीं हो रही, यकीन करें 10% भी नहीं हो रही। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल, तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे और आप हमारा शो देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। और क्योंकि जिस तरह से ये सैलाब आया और जितने हमारे अपने बहन भाई जो हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं और जिस तरह से एनजीओज और हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, चाहे वो राशन के थ्रू हो या जो आगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारी गवर्नमेंट के लिए भी है क्योंकि वो बेघर हो चुके हैं और उनको इस तरह से तो छोड़ा नहीं जाएगा, दोबारा उनको घर भी दिए जाएंगे और उनको उनकी अपनी अपनी जगह पे वापस पहुंचाया जाएगा। ये हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आइंदा दिनों में पता चलेगा कि किस तरह से सारा सिस्टम बनता है, क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से इन सब लोगों को वापस उसी जो उनकी लाइफ थी, जो रूटीन थी, उस पे वापस भेजा जाएगा। क्योंकि आगे अगर आप देखें तो मौसम भी तब्दील होने जा रहा है, जब मौसम तब्दील होगा तो मुश्किलात का और ज्यादा सामना होगा उन लोगों को के साथ साथ जो एनजीओज काम कर रही हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और जो गवर्नमेंट है उसको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी है वो आवाम है और अगर वो मौसम की वजह से उनको मुश्किलात फेस करना पड़ी, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो या चाहे किसी भी चीज की सूरत में हो, तो वो मुश्किलात फिर आपको सामने नजर आएंगी और उसका रिजल्ट मैं समझती हूँ कि बेहतर नहीं होगा। इसी तरह आप अभी आगे भी देखेंगे हमारे शो पे हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद होंगे, हम उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक पे अभी हम लोग जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम और डिटेल में भी बात करेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगी तो टीवी स्क्रीन पे आपकी हमारा नंबर आएगा, अगर आप कोई अपनी ओपिनियन देना चाहें, अपनी राय देना चाहें तो उसके लिए भी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।